Good morning students. Today's topic is fertilization. So first of all definition of fertilization. इसमें क्या होगा, जो हेप्लॉइड मेल गैमेट होगा और हेप्लॉइड फीमेल गैमेट होगा वो दोनों फ्यूज होके डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे. प्रोसेस ऑफ यूनियन ऑफ हेप्लॉइड मेल गैमेट और स्पर्म विद द haploid female gamete or ovum to form diploid cell the zygote is called fertilization. fertilization की कुछ बेसिक्स सी बातें हैं. तो ये कब शुरू होता है? कॉन्टेक्ट होता है जब स्पर्म और ओवम का, और ख़त्म कब होता है? व्हेन एट द मेटाफेज फर्स्ट ऑफ zygote. It begins with contact between sperm and secondary oocyte. secondary oocyte जो अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. कहाँ होता है? तो occurs in the ampulla of uterine tube. अगर नंबर्स की बात करें स्पर्म के तो 200 to 500 मिलियन स्पर्म पर इजेक्यूलेशन होते हैं. उनमें से भी अराउंड 200 एग्स के एक जो होता है उसके पेरिफेरी तक पहुंच पाते हैं. उनमें से भी सिर्फ एक ही फर्टिलाइजेशन में पार्ट ले पाता है. कब होता है? तो 12 to 24 आवर आफ्टर ओव्यूलेशन. स्पर्म जो है वो 48 आवर्स तक वाइबल रहते हैं. वहीं सेकेंडरी oocyte या ओवम 24 आवर्स के लिए वाइबल रहते हैं आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम द ओवेरी. स्पर्म जो है वो स्विम करता है फ्रॉम वेजाइना टू सर्विक्स बाय प्रोपेल्ड विप लाइक मूवमेंट ऑफ देयर टेल. स्पर्म की जो टेल होती है वो ऐसे ऐसे विप लाइक मूवमेंट करती है और आगे की तरफ खुद को धकेलता है. इसके साथ ही मूवमेंट फ्रॉम सर्विक्स टू ट्यूब में जो यूटेरस और ट्यूब का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो इसको हेल्प करता है. स्पर्म जो है वो 7 आवर्स तक वेट करता है उस साइट को फर्टिलाइज करने से पहले. उससे पहले उसे दो प्रोसेस से गुजरना जरूरी होता है. फर्स्ट है कैपेसाइटेशन और सेकंड है एक्रोसोम रिएक्शन जो अपन अभी आगे पढ़. अब कुछ फर्टिलाइजेशन में आने वाले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले है सिनगेमी. सिनगेमी में क्या होता है? स्पर्म और एग का यूनियन होता है, उसे सिनगेमी कहते हैं. जब इन दोनों का जो प्लाज्मा है वो दोनों फ्यूज होगा तो उसे अपन प्लाज्मोगेमी कहेंगे. और जब इन दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज होगा तो उसे अपन कीरियोगेमी कहते हैं. और जब इन दोनों के क्रोमोसोम आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे स्पर्म और ओवम के तो उसे अपन एम्फीमिक्सिस कहेंगे. अब फर्टिलाइजेशन की साइट के अकॉर्डिंग फर्टिलाइजेशन टू टाइप्स का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर होता है मेन, और होल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस विद इन बॉडी ऑफ फीमेल. इसके एग्जांपल है एस्कल हेलमिंथिस, रेप्टाइल्स, बर्ड है, मैमल्स. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है और मीडियम ज़्यादातर वाटरी होता है. एग्जांपल है इनवर्टिब्रेट, एम्फीबिया और मेनली फिशेस. फर्टिलाइजेशन के टाइप्स की अगर बात करें तो एक सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन. सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो सिंगल एनिमल के अंदर ही होता है. और कौन से एनिमल्स के अंदर होता है? तो जो एनिमल्स बाइसेक्सुअल और हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं. एग्जांपल है टीनिया, सोलियम. क्रॉस फर्टिलाइजेशन में 2 एनिमल्स होते हैं सेम स्पीसीज के, और इसमें यूनिसेक्सुअल एनिमल्स और डायोसियस एनिमल्स में ये पाया जाता है. पर कभी कभी क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज आल्सो फाउंड इन मोस्ट ऑफ बाइसेक्सुअल और हर्मेफ्रोडाइट एनिमल, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उनमें मेल पहले डेवलप हो जाता है तो प्रोटोएंड्रस कंडीशन, कभी कभी फीमेल पहले डेवलप हो जाती है तो प्रोटोगाइनस कंडीशन. एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस. अब दोनों के बीच में एग और स्पर्म के बीच में कंपैरिजन करें तो फर्टिलाइजेशन के दौरान कितने एग पार्टिसिपेट करते हैं? तो 1 पर मेंस्ट्रुअल साइकिल, और स्पर्म तो 250 to 280 मिलियन पर इजैकुलेशन पार्टिसिपेट करते हैं. साइज के बारे में बात करें तो एग जो होता है वो 0.12 mm तक होता है, और स्पर्म की बात करें तो 50 माइक्रोन, जो कि एग के कंपैरिजन में 10,000 गुना छोटा है. प्लॉइडी की बात करें, दोनों हेप्लॉइड हैं, परंतु एग जो है उसका मियोसिस सेकंड अभी अनकम्प्लीटेड है. इन दोनों में अगर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स की बात करें तो एग में 100 से 2 लाख तक हो सकते हैं, वहीं स्पर्म में 75 से
100 की रेंज में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अगर इनकी स्पेशल फीचर की बात करें तो एक में ज़ोना पेलिसिडा और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं। जो ज़ोना पेलिसिडा है वो आउटर लेयर को फॉर्म करती है एक के, और जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं वो अंदर की साइड प्रेजेंट होते हैं। स्पर्म में स्पेशल फीचर्स की बात करें तो उसमें टेल होती है प्रोपल्शन के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एनर्जी के लिए, और एक्रोसोमल जिसमें एंजाइम होते हैं। तो ये इसके स्पेशल फीचर्स हैं। अब अपन बात करेंगे कैपेसाइटेशन। तो कैपेसाइटेशन क्या होता है? तो फंक्शनल चेंजेस डेट कॉज द टेल ऑफ स्पर्म टू बीट विगोरसली। ऐसे कुछ चेंजेस जिसके बाद स्पर्म की टेल मूवमेंट करना शुरू कर देती है। फॉर फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte। क्यों जरूरी है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है स्पर्म की और एग की, उन दोनों के फ्यूजन के लिए यह प्रोसेस होना जरूरी है। कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं स्पर्म के मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन कोट होता है वो रिमूव होता है, एंड सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेट ओवरलाइज एक्रोसोमल रीजन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। जो ग्लाइकोप्रोटीन और सेमिनल प्लाज्मा होता है स्पर्म के ऊपर, इस एक्रोसोमल हेड के ऊपर, उनको हटाना जरूरी है। जो कैपेसिटेड स्पर्म होता है वो कोरोना रेडिएटा जो लेयर होती है उसको आसानी से क्रॉस कर जाता है और फर्टिलाइजेशन को आगे कंप्लीट कर पाता है। तो ये जब स्पर्म एपिडिडाइमल में होता है वो और सेमिनल प्लाज्मा दोनों मिलते हैं, इजैक्यूलेशन के टाइम पे ये कंडीशन होती है। फीमेल ट्रैक्ट में कैपेसिटेड होने के बाद ये सारी प्रोटीन्स हट जाती है, तो इसे कैपेसाइटेशन प्रोसेस कहते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड इवेंट से भरा हुआ प्रोसेस है, जिसमें से फर्स्ट है पैसेज ऑफ स्पर्म थ्रू कोरोना रेडिएटा, जिसमें कोरोना रेडिएटा को पास करता है कौन सा स्पर्म? कैपेसिटेड स्पर्म। सेकंड जो स्टेप आती है उसमें पेनिट्रेशन ऑफ ज़ोना पेलिसिडा। ज़ोना पेलिसिडा को पेनिट्रेट करने के लिए जेडपी जो ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होता है लाइगेंड ZP3 प्रोटीन होती है। ज़ोना पेलिसिडा में ZP3 लिगेंड होता है ग्लाइकोप्रोटीन। जो ZP3 है बाइंड विथ प्रोटीन ऑन एक्रोसोम कॉजेज रिलीज ऑफ एक्रोसोमल एंजाइम एक्रोसिन। ZP3 की वजह से स्पर्म हेड पे एक्रोसोमल एंजाइम जो एक्रोसिन होता है वो रिलीज होता है, जिससे पेनिट्रेशन होता है ज़ोना पेलिसिडा का। उससे क्या होता है? हेड ऑफ स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte। oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ जाता है स्पर्म। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो oocyte की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रिलीज करती है लाइसोसोमल एंजाइम, जो क्या करता है? ज़ोना पेलिसिडा में अल्ट्रेशन करता है, और उसकी वजह से जो सेकंड स्पर्म जो एंटर कर रहे होते हैं साथ साथ में उनको रोकता है, तो प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। फर्टिलाइजेशन एक्रोसोम रिएक्शन में क्या होता है? नीडेड टू पेनिट्रेट ज़ोना पेलिसिडा। स्पर्म की ज़रूरत है कि वो ज़ोना पेलिसिडा को पेनिट्रेट करके आगे बढ़े। तो एक्रोसोम इज ए हेलमेट लाइक स्ट्रक्चर एंड इट कवर्स द हेड ऑफ स्पर्म विच कंटेन सेवरल एंजाइम। ये ऐसे प्रेजेंट होता है। रिलीज ऑफ एक्रोसोमल एंजाइम एक्रोसिन आफ्टर ग्लाइकोप्रोटीन इन ज़ोना पेलिसिडा बाइंड टू स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑन द एक्रोसोम। अब एक्रोसोम रिएक्शन की स्टेप्स क्या है? फ्यूजन ऑफ एग मेम्ब्रेन एंड एक्रोसोम मेम्ब्रेन। एग मेम्ब्रेन और एक्रोसोम मेम्ब्रेन का फ्यूजन होता है, अटैचमेंट होता है दोनों मेम्ब्रेन का। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का को रिलीज करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोमल ट्यूब, ये एक्रोसोमल ट्यूब की फॉर्मेशन हुई। फिर इसकी एक्रोसोमल ट्यूब की ग्रोथ होती है आगे की तरफ, और एक्रोसोमल ट्यूब्यूल पेनिट्रेट एग मेम्ब्रेन। तो ये एग मेम्ब्रेन को पूरी तरीके से पेनिट्रेट कर देती है। उसके बाद न्यूक्लियस जो स्पर्म का है वो अंदर चला जाता है, दोनों फ्यूज कर लेते हैं। थर्ड स्टेप है फ्यूजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ oocyte एंड स्पर्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte एंड स्पर्म फ्यूज एंड ब्रेक डाउन एट द एरिया ऑफ फ्यूजन। दोनों आपस में मिलती है और टूट जाती है जहाँ से फ्यूजन हुआ है। हेड एंड टेल ऑफ स्पर्म एंटर द साइटोप्लाज्म। हेड और टेल जो स्पर्म का था वो साइटोप्लाज्म में एंटर तो करता है oocyte का, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन oocyte सरफेस। जो स्पर्म का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सरफेस पे ही रह जाती है,
और अंदर से सारा कंटेंट एग के अंदर एंटर कर जाता है। उसके बाद कंप्लीशन ऑफ सेकंड मियोटिक डिवीजन ऑफ oocyte एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल प्रोन्यूक्लियस। अभी अपन ने बात की थी कि उसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेकेंडरी oocyte उसका डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है, तो oocyte फिनिशेस सेकंड मियोटिक डिवीजन आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म फॉर्मिंग ए मैच्योर oocyte एंड सेकंड पोलर बॉडी बनती है। फीमेल प्रोन्यूक्लियस जो होता है उसमें 22+X होता है, इज फॉर्म्ड फॉलोइंग डीकंडेंसेशन ऑफ मैटरनल क्रोमोसोम। फिफ्थ जो है वो फॉर्मेशन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एनलार्जेस विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ oocyte एंड फॉर्म मेल प्रोन्यूक्लियस। न्यूक्लियस स्पर्म का एक के अंदर, एक के साइटोप्लाज्म के अंदर जाके एनलार्ज करता है और मेल प्रोन्यूक्लियस बन जाता है। स्पर्म की जो टेल है वो डिजेनरेट हो जाती है। मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस जो मॉर्फोजेनेटिकली इंडिस्टिंग्विशेबल है, जो एक जैसे ही दिखते हैं। ईच प्रोन्यूक्लियस मस्ट रेप्लिकेट इन डीएनए, इट्स डीएनए, दोनों अपने अपने डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं। सिक्स्थ है, एज द प्रोन्यूक्लियस फ्यूज इनटू अ सिंगल डिप्लॉयड एग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम इट बिकम्स zygote. Chromosome in the zygote become arranged on a cleavage spindle in preparation for a normal mitotic division. Zygote has 23 maternal and 23 paternal double chromosomes. New combination of chromosomes that are different. Fertilization of X-bearing sperm produces a 46XX zygote which will be female, and fertilization of Y-bearing sperm produces a 46XY zygote which becomes a male. तो फर्टिलाइजेशन के सिग्निफिकेंस, तो oocyte completes its second maturation division on coming in contact with sperm, तभी कंप्लीट होगा जब स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आएगा। एम्फीमिक्सिस प्रोसेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड zygote टू रिस्टोर द नॉर्मल डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि दोनों हेप्लॉइड होते हैं और ह्यूमंस के होते हैं डिप्लॉइड, तो नॉर्मल कंडीशन लाने के लिए। The centriole of sperm after entering into the egg induces the egg to undergo cleavage process, start करवाता है। The paternal and maternal characters are transmitted to the offspring through the process of fertilization. The peripheral changes occurring in the egg prevent the further entry of sperm into the ovum, जो कि पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करता है। थैंक यू।